वीर ने अपनी पकड़ छोड़ी और अजय ढह गया। उसका चेहरा सदमे, नाराजगी और अविश्वास से भरा हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक चाल चलने से पहले ही मारा जाएगा। यह देखकर ज्योति ने खून की एक उल्टी की और बेहोश हो गई। वीर ने अपना सेल फोन निकाला। विजय सिंह, फर्श साफ करो। विजय सिंह और उसके आदमियों के घटनास्थल को संभालने के लिए आने के बाद वीर प्रिया को पास के एक अस्पताल ले गया। उसकी चोटें गंभीर नहीं थीं, लेकिन वीर चाहता था कि वह शांत हो जाए। प्रिया जल्दी ही जाग गई और संक्षेप में दुर्घटना के बारे में पूछताछ की। वीर ने उसे बताया कि दूसरा पक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार था कि कार का बीमा के तहत मरम्मत किया गया था और उसने उसके चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति कर दी थी। प्रिया को कोई शक नहीं हुआ। एक संक्षिप्त आराम और यह पुष्टि करने के बाद कि वह ठीक है, उसने अस्पताल छोड़ने पर जोर दिया और वीर से कहा कि वह दुर्घटना के बारे में उसके माता पिता को न बताए। वह नहीं चाहती थी कि ललिता और अन्य लोग चिंता करें। आखिरकार सिर्फ 2 हफ्तों में 2 दुर्घटनाएं। तुम हाल ही में इतनी बदकिस्मत रही हो। न केवल कंपनी में समस्याएं हैं, बल्कि तुम लगातार मुसीबत में भी पड़ रही हो। क्या तुम्हें शक नहीं है कि यह ताबीज है? वीर ने ताबीज को संबोधित करने का हर अवसर लिया। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम इसे फेंक दो। रास्ते में वीर ने कार दुर्घटना का उपयोग करके ताबीज को तोड़ने पर विचार किया था, लेकिन उसने अंततः असभ्य विचार को खारिज कर दिया। ताबीज बहुत कठोर था और प्रिया की छाती ठीक थी, तो यह कैसे टूट सकता था? इससे प्रिया आसानी से यह मान लेती कि उसने इसके साथ छेड़छाड़ की है। भले ही प्रिया मान लेती कि ताबीज टूट गया था, उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं होती और वह शायद पहनने के लिए एक और मांग लेती। अगर एक ज्यादा शक्तिशाली और क्रूर ताबीज आ गया तो वह जितना हासिल करेगी उससे ज्यादा खो देगी। सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद वीर ने इसे न छूने का फैसला किया। उसने बस बुरी आत्मा को दूर करने और प्रिया को बहुत ज्यादा बुरी किस्मत से बचाने के लिए कुछ ताबीज बनाए। फिर से शुरू हो गए। हर बार जब वीर ताबीज का उल्लेख करता तो प्रिया चिढ़ जाती। यह स्पष्ट रूप से दूसरे व्यक्ति की लापरवाह ड्राइविंग है। इसका मेरे पहने हुए ताबीज से क्या लेना देना है? यह इतना दुष्ट है। मैं हर दिन काम पर गाड़ी चलाती हूं, तो मुझे केवल 2 दुर्घटनाएं क्यों होती हैं? तुम इसे ताबीज पर दोष दे सकते हो। मैं यह भी शक कर सकती हूं कि तुम मेरी बुरी किस्मत का कारण हो। आखिरकार दोनों बार तुम मेरी कार में थे और दुर्घटनाएं हुई। उसने वीर पर अपनी आंखें घुमाई, अपना हैंडबैग उठाया और कहा, बकवास बंद करो और घर चलो। प्रिया चिंतित थी कि वीर अपने निरंतर संदेह के कारण अपना दिमाग खो देगा। वीर ने इस परिणाम की उम्मीद की थी और लाचारी से मुस्कुराते हुए चला गया। जैसे ही वह लिफ्ट में पहुंचा, वीर का फोन विजय सिंह के टेक्स्ट संदेशों से भर गया। अजय और अन्य लोगों ने गड़बड़ी से निपट लिया था। रोशनी और विक्रम को भी फिर से पकड़ लिया गया। विजय सिंह ने वादा किया कि वीर को फिर से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। वीर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और शांति से संदेश को हटा दिया। रोशनी की मुसीबत हल हो गई थी। वीर अपने हाथों को खून से गंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन दूसरा पक्ष न केवल उसे मारना चाहता था, बल्कि प्रिया के परिवार को भी निशाना बनाना चाहता था। वीर केवल उन्हें विदा कर सकता था। भावुक महसूस करते हुए वीर और प्रिया विला लौटे और पाया कि घर पर कुछ और मेहमान थे। वीर ने एक करीब से नजर डाली और देखा कि यह रेखा मौसी और उसकी बेटी ऋतु थीं। त्रिलोक और ललिता सामने बैठे थे, गंभीर और लाचार दिख रहे थे। रेखा मौसी ललिता की चचेरी बहन और एक सरकारी उद्यम की कर्मचारी थी। उसका ललिता के साथ एक अच्छा रिश्ता था और त्योहारों के दौरान एक दूसरे से मिलने आती थीं। हालांकि रेखा मौसी हमेशा मेहरा परिवार के पास खाली हाथ आती थीं और अपने बेटे, बेटी और पूरे परिवार को लाती थीं, यह दावा करते हुए कि वह एक अमीर परिवार है। आज वह एक तोहफे का डिब्बा लाई थी। डिब्बा कॉफी टेबल पर रखा गया था। यह खुरदरा लग रहा था और एक लाल धागे से बंधा हुआ था, किसी तरह की हस्तकला की तरह। तीसरी मौसी ऋतु, नमस्ते। वीर और प्रिया ने विनम्रता से एक दूसरे को बधाई दी। तीसरी मौसी लिन ने केवल प्रिया को थोड़ा सिर हिलाया और वीर की तरफ देखा तक नहीं। मेहरा परिवार का यह दामाद उसकी आंखों में बिल्कुल नहीं था।
फिर उसने भौहें सिकोड़ी और ललिता से कहा, ललिता, मैं सच में अपने बुद्ध के अंत पर हूं, वरना मैं यहां आने की जहमत नहीं उठाती। ऋतु ने पुरातत्व में डिग्री के साथ स्नातक किया है और उसे नौकरी नहीं मिल पा रही है। उसके वर्तमान नियोक्ता और कंपनी इतने अनजान हैं। मैंने उनसे कहा है, ऋतु एक शहर की बच्ची है, बिगड़ी हुई और डरपोक, वह भारी काम नहीं संभाल सकती और उसकी भौतिक जरूरतें बहुत ऊंची हैं। मैंने उनसे ऋतु को लगभग 18,000 रुपये के वेतन के साथ एक आसान पद पर रखने के लिए कहा, लेकिन उन सब ने मना कर दिया। या तो उन्हें एक फील्ड पद पर नियुक्त किया जाएगा या उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे, ठीक किसी भी अन्य ग्रामीण स्नातक की तरह। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह हमारी ऋतु की हैसियत का अपमान है? लाल रंग में सजी रेखा मौसी ने अपनी छाती पीटी और अपने पैर पटके। उसकी पूर्व की चतुराई ने गुस्से और नाराजगी को जगह दे दी। ऋतु ने अपने फोन के साथ खेला, अपनी पलकें भी नहीं उठाईं, जैसे इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। ललिता ने उसे धीरे से सांत्वना दी। बहन, मैं समझती हूं कि तुम कैसा महसूस करती हो। ऐसा कैसा रहेगा ऋतु? कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए कुछ महीनों के लिए मेरे क्लिनिक जाओ। आरोग्य क्लिनिक? ऋतु ने घृणा से कहा। मौसी, अपने क्लिनिक के बारे में भूल जाओ। अंदर आने वाले मरीज सब निम्न वर्गीय लोग हैं, या तो ट्रक ड्राइवर या सड़क विक्रेता, और यहां तक कि लड़ने वाले गुंडे भी। यह बिल्कुल भी उत्तम दर्जे का नहीं है। इसके अलावा मैंने पुरातत्व का अध्ययन किया है और मैं सुरुचिपूर्ण और महान मार्ग अपना रही हूं। आरोग्य क्लिनिक बस एक सब्जी बाजार की तरह है और मुझे मरीजों की सेवा करनी पड़ती है। उसने अपने होंठ सिकोड़े। मैं वहां 1 लाख देने पर भी नहीं जाऊंगी। रेखा मौसी ने भी हामी भरी। यह सही है ऋतु, तुम्हारी जगह जाओ, कुछ भी सीखने में असफल मत हो और अपना स्तर भी कम करो। ललिता का चेहरा थोड़ा बदल गया, लेकिन उसने अभी भी एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। तुम्हें आरोग्य क्लिनिक पसंद नहीं है तो तुम चाहती हो कि हम कैसे मदद करें बहन? वह वीर को हर तरह से तुच्छ समझती थी, लेकिन वह अभी भी अपने रिश्तेदारों के प्रति खुले दिल की थी। मैंने इसके बारे में सोचा है। हम उन छोटी इकाइयों में नहीं जाएंगे जो लोगों को नीचा देखती हैं। रेखा मौसी की आंखें चमक उठीं। मैंने इसके बारे में सोचा है। मैं ऋतु को धनलक्ष्मी ग्रुप में भेजने की योजना बना रही हूं। मैंने समाचार में देखा कि धनलक्ष्मी ग्रुप ने विदेश में एक और जेड खदान की खोज की है। व्यवसाय फल फूल रहा है। ऋतु के लिए वहां जाना अच्छा। धनलक्ष्मी ग्रुप में जाने का विचार बुरा नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ऊंची पेशेवर आवश्यकताएं हैं। त्रिलोक ने भौहें सिकोड़ी और कहा, धनलक्ष्मी ग्रुप में जाना सिविल सेवा परीक्षा से ज्यादा कठिन है। धनलक्ष्मी ग्रुप द्वारा भर्ती किए गए लोग या तो अनुभवी मूल्यांकक होते हैं या प्रतिभाशाली अंकुर। निहितार्थ यह है कि ऋतु के अंदर जाने की संभावना बहुत कम है। मुझे पता है, हम जानते थे कि अंदर जाना मुश्किल होगा, इसलिए हम तुम्हें ढूंढने आए। तीसरी मौसी लिन ने आंख मारी। ललिता, तुमने सालों तक एक क्लिनिक चलाया है, अनगिनत चिकित्सा संसाधनों के साथ। त्रिलोक, एक एंटीक विशेषज्ञ के कई अमीर परिवारों के साथ संबंध हैं। तुम्हारे धनलक्ष्मी ग्रुप के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए। क्या तुम कृपया मेरी राह में एक हाथ डाल सकते हो? क्या ऋतु के लिए अंदर जाना पानी पीने जितना आसान नहीं होगा? तीसरी मौसी लिन की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। जब तक कि तुम मदद नहीं करना चाहती या तुम लागत और कर्ज के बारे में चिंतित हो। त्रिलोक और ललिता शर्मिंदा दिखे। ऐसा नहीं था कि वे मदद नहीं करना चाहते थे, लेकिन मदद उनकी क्षमता से परे थी। हरगोविंद राय साल में अरबों कमाते थे, जबकि पूरा मेहरा परिवार केवल कुछ मिलियन कमाता था। दोनों के बीच सामाजिक अंतर बहुत बड़ा था। उन्होंने स्वीकार किया कि वे हरगोविंद राय को जानते थे, लेकिन वे सिर्फ परिचित थे। उनके पास पिछले दरवाजे से अंदर जाने की क्षमता कैसे हो सकती थी? भले ही वे संदेश पारित कर सकते, उनके शब्दों का ज्यादा वजन नहीं होता। वीर ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन जब उसने हरगोविंद राय को सुना तो वह हिचकिचाया। मां, क्या हुआ? धनलक्ष्मी ग्रुप के बारे में? ललिता पहले से ही रेखा मौसी के बहुत दबाव में थी, और जब वीर ने यह पूछा तो उसने तुरंत अधीर होकर डांटा, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? तुम मदद नहीं कर सकते? उसने वीर को दूर भगाने के लिए
अपना हाथ हिलाया। जाओ और खाना बनाओ, त्रिलोक और अन्य लोग बाद में रात के खाने के लिए घर आएंगे। वीर ने हल्के से कहा, मैंने अभी अभी आपको धनलक्ष्मी ग्रुप के बारे में बात करते हुए सुना। मेरे मिस्टर राय के साथ कुछ संबंध हैं, शायद मैं मदद कर सकता हूं। अगर सुस्त माहौल और प्रिया के मूड को प्रभावित करने का डर नहीं होता तो वीर उन्हें ध्यान देने की भी जहमत नहीं उठाता। तुम मदद कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? रेखा मौसी वीर पर दहाड़ी। इस मामले को केवल धनलक्ष्मी ग्रुप का मैनेजर ही हल कर सकता है। क्या तुम उसे जानते हो? रेखा मौसी गुस्से में थी। इतनी देर हो गई थी और वीर अभी भी मुसीबत खड़ी कर रहा था। ललिता ने भी वीर पर एक नजर डाली, फिर उसे भगा दिया। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई कौशल नहीं है तो यहां मत आओ। क्या तुम नहीं देखते कि हम इतने चिंतित हैं कि हमारे बाल सफेद हो रहे हैं? खाना बनाते समय एक अतिरिक्त शाही कोफ्ता बनाना याद रखना। तुम्हारी तीसरी मौसी को यह पसंद है। वीर के पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। ललिता, त्रिलोक, इस मामले में अभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारे रिश्तेदारों में तुम सबसे होनहार हो। अगर तुम मदद नहीं करते तो ऋतु सच में जीवित नहीं रह पाएगी। त्रिलोक और उसकी पत्नी की शर्मिंदगी देखकर रेखा मौसी का चेहरा अमित्र हो गया। क्या तुम ऋतु को बेरोजगार और दिन भर घर पर अपने माता पिता के सहारे रहते हुए देख सकते हो? ऋतु ने भी व्यंग्यात्मक रूप से कहा, मौसी, अंकल, आप हमें महत्वपूर्ण क्षण में निराश नहीं कर सकते। वीर ने अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी अस्पताल इस बच्चे को नहीं चाहता। इस समय प्रिया, जिसने अपने जूते बदल लिए थे, पास आई। तीसरी मौसी, ऋतु धनलक्ष्मी ग्रुप में शामिल होने जा रही है। ओह, मैं लगभग प्रिया के बारे में भूल ही गई थी। प्रिया बड़ी अध्यक्ष है और वह बहुत से लोगों को जानती है। तीसरी मौसी लिन ने अपने सिर पर भारी थप्पड़ मारा। उसका गुस्सा एक वसंत की हवा की मुस्कान में बदल गया। फिर वह उठी और प्रिया को बैठने के लिए खींचा। प्रिया, आओ आओ, अपनी बहन पर एक छोटा सा एहसान करो। फिर उसने संक्षेप में मामले को सुनाया और फिर ऊपर की ओर देख रही ऋतु की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम ऋतु की मदद नहीं करती तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तीसरी मौसी लिन की आंखें उज्ज्वल थीं। प्रिया, तुम उस तरह के लोगों में से नहीं होनी चाहिए, है ना? सुनने के बाद प्रिया ने लाचारी से समझाया, तीसरी मौसी, ऋतु, मेरे माता पिता और मैं सच में इसमें मदद नहीं कर सकते। हालांकि मिस्टर राय मिलनसार हैं, हम उनके साथ सिर्फ परिचित हैं और हमारी बिल्कुल भी कोई दोस्ती नहीं है। और हर साल कम से कम 800 लोग धनलक्ष्मी ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं। अगर 1000 नहीं और उनमें से कई की मजबूत पृष्ठभूमि है, लेकिन मिस्टर राय उन्हें मान नहीं देते। हम पिछले दरवाजे से अंदर जाने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? बेशक, मैं बाद में फोन करने की कोशिश कर सकती हूं। प्रिया ने डींग मारने की कोशिश नहीं की। रेखा मौसी को मानसिक रूप से तैयार होने दिया। हालांकि यह सुनकर रेखा मौसी का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वे यहां समस्याओं को हल करने आए थे, न कि कोई कठिनाइयां सुनने। तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होने से क्या मतलब है? तुम परिवार वाले हर समय डींगे मारते हो, लेकिन क्या तुम महत्वपूर्ण क्षण में नहीं करते? रेखा मौसी ने गुस्से में कहा, तुम मदद नहीं करना चाहते हैं ना? ऋतु ने आग में घी डाला। मां, मैंने तुमसे कहा है, यहां मत आओ। तुम्हारे पास कोई पैसा या शक्ति नहीं है। कौन तुम्हें एक रिश्तेदार के रूप में पहचानेगा? ललिता ने भी भौहें सिकोड़ी। बहन ऋतु, तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? क्या हम मदद नहीं करना चाहते? हम सच में मदद नहीं कर सकते। त्रिलोक ने सहमति में सिर हिलाया। धनलक्ष्मी ग्रुप वास्तव में सख्त है। इसके लिए या तो मजबूत ताकत या एक मजबूत पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है। हम क्यों मदद नहीं कर सकते? क्या तुम मदद करने गए थे? क्या तुमने लोगों से भीख मांगी या भुगतान किया या तोहफे दिए? तुमने कुछ नहीं किया और तुम कहते हो कि तुम मदद नहीं कर सकते। रेखा मौसी ने तर्क दिया। क्या यह किसी की मदद करने का रवैया है? अगर तुम रिश्तेदार नहीं होते तो मैं तुमसे मदद नहीं चाहती। उसने उसे डांटा। मैंने तुमसे भीख मांगकर अपना चेहरा नीचे करके तुम्हें पहले ही काफी मान दे दिया है और अब तुम ऐसा करते हो। ललिता क्रोधित थी। क्या तुम्हें लगता है कि हम सम्मानित हैं? वास्तव में यह देखकर कि वे झगड़ने वाले थे,
प्रिया ने अचानक वीर को घूर कर देखा। वीर सच में मदद कर सकता है। वह वीर को सोनिया के साथ अपने रिश्ते का उपयोग करने देने को बहुत अनिच्छुक थी, लेकिन रेखा मौसी का भाव देखकर उसे वीर को एक एहसान देना पड़ा। वीर? रेखा मौसी और भी ज्यादा नाराज हो गईं। प्रिया, मजाक करना बंद करो। हर कोई जानता है कि तुम्हारा वीर एक हारा हुआ है। अगर तुम मदद नहीं करना चाहती तो बस सीधे कह दो। तुम कहती हो कि तुम्हारा प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है और फिर तुम वीर को एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करती हो। इसका क्या मतलब है? हम मूर्ख नहीं हैं। जब उसने ये शब्द कहे तो रेखा मौसी पूरी तरह से नाराज थी। उसकी राय में मेहरा परिवार जानबूझकर टालमटोल कर रहा था। यहां तक कि वह जानती थी कि वीर दामाद एक हारा हुआ था। मेहरा परिवार ने कहा कि वीर मदद कर सकता है, जो पूरी तरह से उन्हें बेवकूफ बना रहा था। इस समय ललिता को भी एहसास हुआ प्रिया का वह मतलब नहीं था। तीसरी मौसी लिन ने गुस्से में डांटा, मेहरा परिवार अमीर है और वे हम गरीब रिश्तेदारों को नीचा देखते हैं। अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो बस करो। इसमें इतना महान क्या है? वीर को उसकी मदद पर इतना गर्व होगा। बेटी, तुम सही हो। हमारे पास कोई पैसा नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। तीसरी मौसी लिन ने ताना मारा। हमसे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने वीर को भी बाहर निकाल दिया। ऋतु ने अपनी मां की आस्तीन खींची। मां, चलो चलते हैं। उन्हें बाद में हमारे बैठे हुए सोफे को कीटाणु रहित करने की जरूरत है। उन्हें परेशान मत करो। उसका व्यंग्य ललिता से भी बदतर था और इसने त्रिलोक और उसकी पत्नी को क्रोधित कर दिया। तीसरी मौसी, हम तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बस इतना है कि हमें अचानक याद आया कि वीर किसी को जानता है जो सोनिया के करीब है। प्रिया ने जल्दी से समझाया, सोनिया का पुराने राय के साथ एक अच्छा रिश्ता है। उसकी मदद से यह मामला निश्चित रूप से हल हो सकता है। ललिता ने अपना गुस्सा दबाया और सिर हिलाया। हां, वीर सोनिया को जानता है। उसे यह भी याद आया कि वीर ने सोनिया की बेटी की जान बचाई थी। दूसरा पक्ष वीर को 3 मिलियन के फल देने को तैयार था, इसलिए उसके लिए हरगोविंद राय को नमस्ते कहना मुश्किल नहीं होना चाहिए। चलो, क्या तुम अभी भी डींगे मार रहे हो? क्या यह मजेदार है? यह सुनकर रेखा मौसी और भी गुस्से से हंसी। वीर सोनिया को जानता है, मैं भी शेर सिंह को जानती हूं। तुमने कहा कि तुम्हारा मेहरा परिवार पिछले कुछ सालों में फिर से समृद्ध हो गया है। तुम इतने ठंडे खून वाले चेहरे कैसे बन गए हो? न केवल तुमने मदद नहीं की, बल्कि तुमने टाल मटोल करने के लिए एक हास्यास्पद समूह भी बनाए। मैं सच में निराश हूं। अगर तुम सच में हमें तुच्छ समझते हो तो बस स्पष्ट रूप से कह दो। हम भविष्य में यहां और नहीं आएंगे, ठीक है? रेखा मौसी ने मेज पर चीजें पैक की और अपनी बेटी के साथ जाने की तैयारी की। ललिता इतनी गुस्से में थी कि उसके फेफड़े फटने वाले थे। प्रिया ने अपनी मां का चेहरा लाल देखा और जल्दी से अपनी मां को गुस्सा न होने के लिए मनाने चली गई। ललिता ने वीर की आस्तीन पकड़ी। वीर, फोन करो, सोनिया को फोन करो और उससे मदद करने के लिए कहो। उसे आज अपना गुस्सा निकालना ही था, वरना वह आज रात सो नहीं पाएगी। यह सिर्फ एक छोटी सी बात है, सोनिया की जरूरत नहीं है। वीर ने अपना सेल फोन निकाला और फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। मैं सीधे अपनी नौकरानी नहीं, एक दोस्त से मदद मांगूंगा। फिर उसने अपना सेल फोन निकाला और आरुषि को फोन किया। थोड़ी ही देर बाद उसने फोन काट दिया और रेखा मौसी और अन्य लोगों से कहा, हो गया, नाटक करो, नाटक करते रहो। चलो देखते हैं कि तुम्हारा परिवार कब तक नाटक कर सकता है। तीसरी मौसी लिन ने एक धमाके के साथ बक्से पैक किए। वीर और अन्य लोगों को तिरस्कार से देखते हुए, क्या बकवास रिश्तेदार! आज के समाज में पारिवारिक स्नेह इतना कमजोर है। ऋतु, जाओ जाओ, यह हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तीसरी मौसी लिन ने अपनी बेटी को जाने का इशारा किया, बक्से को अपनी टांगों के बीच पकड़े हुए। हम ऐसे अमीर परिवार में शादी करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ढिंग! इस समय ऋतु का फोन कंपन करने लगा। उसने उसे देखा और चौंक गई। मां, यह धनलक्ष्मी ग्रुप का फोन है, जल्दी करो, जल्दी करो। यह सुनकर कि यह धनलक्ष्मी ग्रुप का फोन है, रेखा मौसी चौंक गईं
और जल्दी से अपनी बेटी से फोन का जवाब देने का आग्रह किया। रितु ने जल्दी से फोन उठाया और जवाब दिया। एक पल बाद उसने अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव के साथ फोन रख दिया। रेखा मौसी ने जल्दी से पूछा, रितु, किसका फोन है? उन्होंने क्या कहा? त्रिलोक और ललिता भी पास आ गए। मां, मुझे अभी अभी धनलक्ष्मी ग्रुप ने फोन किया था। रितु ने खुशी से कहा। मिस शर्मा ने कहा कि उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा है और मुझसे सामग्री तैयार करने और कल प्रशिक्षण के लिए धनलक्ष्मी ग्रुप जाने के लिए कहा है। वे मुझे प्रतिमाह 8,000 रुपये का वेतन भी देंगे। अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करती हूं तो मैं 3 महीने में अपनी इंटर्नशिप शुरू कर सकती हूं। अगर तुम इंटर्नशिप के दौरान कोई गलती नहीं करती हो तो तुम सफलतापूर्वक एक नियमित कर्मचारी बन सकती हो और 20,000 रुपये के मूल वेतन और बोनस का आनंद ले सकती हो। धनलक्ष्मी ग्रुप का सदस्य बनने और इतना पैसा होने के बारे में सोचते हुए रितु उत्साहित हो गई और ज्यादा घमंड से बोली, सच में? रेखा मौसी ने भ्रम में अपनी बेटी को देखा। क्या यह सच में धनलक्ष्मी ग्रुप का फोन नंबर है? हां, मैंने जांच की। फोन नंबर वास्तव में धनलक्ष्मी ग्रुप का है और मैं मिस शर्मा की आवाज जानती हूं। रितु ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह एक बार मेरे स्कूल में एक व्याख्यान देने आई थी। प्रिया ने एक जटिल नजर से वीर की ओर देखा, वीर की दक्षता पर हैरान, लेकिन इस बात से भी नाखुश कि सोनिया ने वीर के आदेशों का पालन किया। वीर समझ गया कि महिला का क्या मतलब है, लेकिन वह केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकता था, यह समझाने में असमर्थ कि आरुषि ने उसे एक उस्ताद के रूप में क्यों पूजा। पुष्टि मिलने के बाद रेखा मौसी बहुत उत्साहित थीं। यह बहुत अच्छा है। मेरी बेटी धनलक्ष्मी ग्रुप में शामिल हो सकती है। यह वास्तव में भगवान की इच्छा है। इस तरह न केवल उसकी बेटी का भविष्य उज्जवल होगा आज, बल्कि वह इसके बारे में डींग भी मार सकती है। यह भगवान की इच्छा नहीं है, ललिता ने ताना मारा। वीर ने बहुत मदद की। प्रिया और वीर एक दूसरे पर मुस्कुराए। यह एक दुर्लभ समय था जब ललिता ने वीर की पुष्टि की। वीर? रेखा मौसी होश में आई और हंसी। क्या तुम बाहरी हो? क्या तुमने नहीं सुना कि रितु ने कहा कि धनलक्ष्मी ग्रुप ने उसका बायोडाटा देखा है? यह स्पष्ट है कि मेरी रितु उत्कृष्ट है। धनलक्ष्मी ग्रुप ने उसकी क्षमता देखी, इसलिए उन्होंने हजारों मीलों में से रितु को चुना। तुम्हारे वीर से इसका क्या लेना देना है? क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं विश्वास करती हूं कि रितु धनलक्ष्मी ग्रुप में शामिल हो सकती है क्योंकि उसने अभी अभी फोन किया था? उसने मुझे तिरस्कार से देखा। यह सिर्फ एक संयोग है। रितु ने भी व्यंग्यात्मक रूप से देखा। मौसी, चलो वीर की अक्षमता के बारे में बात नहीं करते। भले ही उसके पास कनेक्शन हो, तुम कनेक्शनों पर भरोसा करके धनलक्ष्मी ग्रुप में नहीं जा सकते। उन्हें मेरे रूप और व्यक्तित्व से आकर्षित होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मुझे ताजी खून के रूप में भर्ती किया। वह तुरंत भूल गई कि वह यहां एक पिछले दरवाजे के लिए पूछने आई थी। प्रिया सन्न रह गई। रितु, ठीक है, बात करना बंद करो, तीसरी मौसी लिन ने अधीर होकर टोक दिया। अगर तुम अपने आदमी को गौरवान्वित करना चाहती हो तो बस कहो। रितु की अपनी उत्कृष्टता को वीर पर मत डालो। एक घर जमाई जो तुम्हारे मेहरा परिवार पर समर्थन और जेब खर्च के लिए निर्भर है, उसके पास मेरी रितु को धनलक्ष्मी ग्रुप में लाने की क्षमता कैसे हो सकती है? तुम सब तो हरगोविंद राय का सम्मान भी नहीं पा सकते, तो वीर कैसे पा सकता है? तुम मजाक कर रहे हो। उसे कोई विश्वास नहीं था कि वीर का कोई प्रभाव है। ललिता खुद को रोक नहीं सकी और खड़ी हो गई। वीर के पास निश्चित रूप से क्षमता नहीं है, लेकिन सोनिया, जिसे वह जानता है, के पास है। वीर, उसे बताओ, क्या तुमने मदद की थी? वह क्रोधित थी। वह जानती थी कि रितु की क्षमताओं के साथ वह आरोग्य क्लिनिक में एक नर्स की नौकरी भी नहीं पा सकती, तो उसे धनलक्ष्मी ग्रुप द्वारा कैसे चुना जा सकता है और 8,000 रुपये की पेशकश की जा सकती है। वीर ने जरूर सोनिया के साथ अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया होगा। उसे वीर पसंद नहीं था, लेकिन वह तीसरी मौसी लिन को मेहरा परिवार के योगदान को भूलने नहीं दे सकती थी। तीसरी मौसी? वीर समझाने ही वाला था कि तीसरी मौसी लिन ने उसे अशिष्टता से टोक दिया। तीसरी मौसी, क्या तुम मुझे ऐसा कह सकते हो? ठीक है, बस तुम जितना ज्यादा बात करोगे उतना ही ज्यादा होगा।
अगर तुम जारी रखते हो तो शेर सिंह बाहर आ जाएगा। रितु आज धन लक्ष्मी ग्रुप में शामिल हो गई। मैं खुश हूं, इसलिए मैं तुम घमंडी लोगों से परेशान नहीं होंगी। जब तक तुम खुश हो और तुम कहते हो कि यह वीर की मदद थी, तो यह वीर की मदद है। जो कुछ भी तुम्हें खुश करता है करो, ठीक है, लेकिन मैं फिर कभी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। मैं तोहफे का डिब्बा एक विदाई तोहफे के रूप में छोड़ दूंगी। खुद का अनुसरण करो, उसने कहा, अपना सिर उठाकर और रितु को दूर खींचते हुए। जैसे ही रितु चली गई, उसने संक्षेप में सोचा, क्या मैंने धन लक्ष्मी ग्रुप में अपना बायोडाटा जमा किया था? फिर उसने इस विचार को खारिज कर दिया। आखिरकार वह अब धन लक्ष्मी ग्रुप में थी और जल्द ही अपने जीवन के शिखर पर पहुंच जाएगी। उसने जल्दी से अपने मोमेंट्स पर एक संदेश पोस्ट किया, एक बायोडाटा सीधे धन लक्ष्मी तक। तीसरी मौसी लीन और उसकी बेटी जल्दी से गायब हो गईं, लेकिन ललिता और त्रिलोक के चेहरे गंभीर रूप से परिलक्षित हुए। उनके दिल स्पष्ट रूप से तेज धड़क रहे थे। वीर कड़वाहट से मुस्कुराया, ये सोचते हुए कि उसने आरुष्य के लिए परेशानी खड़ी कर दी है और उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। प्रिया ने अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए बात की, पापा मां भूल जाओ, तीसरी मौसी से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार चीज। ललिता ने कॉफी टेबल पर थप्पड़ मारा और वीर को डांटा, तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? फिर वह एक उदास चेहरे के साथ ऊपर चली गई। वीर, तुमने दूसरों की मदद की। यह तीसरी मौसी का एक तोहफा है, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। त्रिलोक ने तोहफे का डिब्बा वीर पर फेंका और फिर एक उदास मूड में चला गया। वीर सन्न रह गया। फिर उसने अपना सिर हिलाया, पापा आपको रुकना चाहिए, मैं इनके साथ नहीं खेलता। अगर मैं तुमसे कहता हूं तो बस इसे स्वीकार कर लो, इतनी परेशानी क्यों है? त्रिलोक ने अधीर होकर अपना हाथ हिलाया। वीर को और कुछ भी कहने की इजाजत नहीं दी। प्रिया ने धीरे से वीर की आस्तीन खींची। उसके माता पिता गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने थोड़ा झुक गए। मैं कपड़े बदलने जा रही हूं और बाद में तुम्हारे साथ खाना बनाऊंगी। प्रिया ने वीर को छोड़ दिया और अपने हैंडबैग के साथ ऊपर चली गई। वीर ने तोहफे का डिब्बा खोला और एक अप्सरा की तलवार के साथ नाचती हुई एक सिरेमिक मूर्ति मिली। चाहे रंग हो या कारीगरी, इसे एक कला का काम भी नहीं माना जा सकता, बल्कि केवल एक स्मारिका। इसके अलावा यह न तो नया और न ही पुराना लग रहा था, और दशकों की अजीब उपस्थिति के बाद यह शायद सुधार और खुलने के समय का एक दोषपूर्ण उत्पाद था। वीर को विश्वास था कि यह चीज एक एंटीक बाजार में 200 रुपये में भी नहीं बिकेगी। सर, जब वीर सोच रहा था कि इसके साथ क्या किया जाए, तो उसके बाएं हाथ में ताई ची आरेख थोड़ा हिला। वीर ने एक मजबूत जानलेवा इरादा महसूस किया, लेकिन जब वीर ने सिरेमिक को जांचने के लिए उठाया तो उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तलवार के साथ नाचती यह अप्सरा एक नकलची कारखाने का उत्पाद थी, बिना किसी ऐतिहासिक स्वाद के। लेकिन जीवन और मृत्यु का पत्थर और भी ज्यादा सक्रिय हो गया, जैसे कोई चीज उसे आकर्षित कर रही हो। डांग। वीर रसोई में भागा, एक सुनसान कोना ढूंढा और सिरेमिक को सीधे तोड़ दिया। सिरेमिक के टुकड़े हर जगह उड़ गए और अंदर कुछ भी नहीं था, यहां तक कि प्रसिद्ध दोष भी नहीं। वीर ने हार नहीं मानी और उस पर कुछ और बार कदम रखा। जब वह हार मानने वाला था तो उसने एक खटका सुना। यूनु के हाथ में छोटी तलवार कई संकीर्ण रेखाओं में टूट गई। वीर ने उसे उठाया और हिलाया और छोटी तलवार टुकड़ों में बिखर गई। प्रकाश की एक किरण अचानक चमकीली हो गई। वीर ने सहजता से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सर, उसके सामने लगभग 5 इंच लंबी एक नरम तलवार दिखाई दी, एक सिकाड़ा के पंख जितनी पतली, बहते पानी जितनी नरम और एक छोटी आंत के आकार की, लेकिन यह बेहद तेज लग रही थी। वीर उत्साहित था। युच्चंग तलवार। बहुत से लोग नहीं जानते कि युच्चंग तलवार क्या है। यह प्राचीन काल की 10 सबसे प्रसिद्ध तलवारों में से एक है। महान योद्धा चाणक्य द्वारा मछली के पेट में तलवार छिपाकर राजा धनानंद की हत्या करने की कहानी युच्चंग तलवार के बारे में ही है। किंवदंती है कि इसे महान देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था। जिस दिन तलवार भट्ठी से निकली, आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया, पहाड़ हिल गए और तारे टिमटिमाने लगे। हालांकि यह थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर हो सकता है,
लेकिन यह इतिहास में युचंग तलवार के गहरे महत्व को दर्शाता है। वीर ने थोड़ा बल लगाया, तुरंत तलवार को सीधा किया और उसे रसोई के चाकू पर मारा। एक खनखनाहट के साथ चाकू टूट गया। लोहे को मिट्टी की तरह काटना। किताबों में खोजने के बाद वीर ने पुष्टि की कि उसे जो तलवार मिली थी वह वास्तव में युचंग थी। यह एक शीर्ष स्तरीय तलवार थी और इसे 1 या 8 अरब में बेचना आसान था। बेशक वीर जानता था कि अगर वह इसे बेचता तो इसकी नीलामी भी नहीं होती। यह जल्दी से 500 रुपये और एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेती। तो वीर ने इस खबर को अपने तक ही रखा। थोड़ी देर इसकी प्रशंसा करने के बाद उसने इसके लिए एक म्यान बनाया और उसे एक गोले में मोड़ दिया। और इस तरह वीर की बाईं कलाई पर जल्द ही एक स्टोरेज कंगन था। अगले दिन सुबह 4 बजे वीर अच्छे मूड में अभ्यास करने के लिए जल्दी उठा। उसने न केवल साधना का अभ्यास किया बल्कि अपने चेतना के सागर में अभ्यास करने के लिए एक तलवार तकनीक भी खोजी। उसने गटका तलवारबाजी का अभ्यास नहीं किया। जब उसकी ताकत पर्याप्त नहीं थी तो उसने गति और प्रभाव का पीछा किया। 10 कदम 1 हत्या। वीर ने इस सबसे तेज तलवार तकनीक का गंभीरता से भोर तक अभ्यास किया। ठीक उसी तरह 2 घंटे बाद वीर, जो जमीन पर क्रॉस लेग बैठा था, अचानक गायब हो गया। अगले ही पल 10 कदम दूर जंगल में अचानक तलवार की रोशनी की एक किरण चमकी। फिर युचंग तलवार सुबह की हवा में जम गई। तलवार की नोक ने एक गिरे हुए सूखे पत्ते को छेद दिया। कुछ प्रगति करने के बाद वीर ने तुरंत युचंग तलवार को दूर रख दिया, पसीना पोंछा और स्नान करने वापस चला गया। फिर उसने जितनी जल्दी हो सके 4 लोगों के परिवार के लिए नाश्ता तैयार किया। लगभग जैसे ही व्यंजन रखे गए, त्रिलोक और उसकी पत्नी और प्रिया नीचे आए। त्रिलोक और उसकी पत्नी अभी भी रेखा मौसी के मामले को रोक रहे थे, इसलिए दोनों दुखी लग रहे थे। वीर, जो अंत तक काम कर रहा था, अभी अभी खाने की मेज पर बैठा ही था कि ललिता ने अपनी टांगें क्रॉस की और मेज पर दस्तक देने के लिए अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। वीर, तुम्हारा रोलेक्स कहां है? वीर थोड़ा चौंक गया, लेकिन फिर भी उसे निकाला और सौंप दिया। ये यहां है। ठीक है, यह अच्छा है, यह अभी तक टूटा नहीं है। ललिता ने रोलेक्स पकड़ा और उसे त्रिलोक के हाथ में दबा दिया। प्रिया सन्न रह गई। मां, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा और मैंने फैसला किया है। ललिता ने अपनी पलकें भी नहीं उठाईं। यह घड़ी आज से तुम्हारे पापा पहनेंगे। प्रिया एचटी बाग थी। मां, नहीं, यह घड़ी वीर की है। तुम किस तरह का फैसला कर रही हो? इससे पहले कि प्रिया अपनी बात पूरी कर पाती, ललिता ने उसे बिना किसी शिष्टाचार के टोक दिया। वीर का क्या? तुम्हें लगता है कि हम स्थिति नहीं जानते? वीर भ्रमित था। क्या स्थिति? हालांकि तुम घड़ी के मालिक हो, लेकिन तुम्हारे पापा और मैं जानते हैं कि यह घड़ी प्रिया के निजी पैसे से खरीदी गई है। ललिता ने अपनी बेटी को घूर कर देखा। इसलिए हमें फैसला करने का अधिकार है। मेरे पास निजी पैसे कहां हैं? प्रिया के पास शब्दों की कमी थी। इसके अलावा क्या मैं इतनी बेवकूफ हूं कि वीर के लिए एक रोलेक्स खरीदूं? मैंने तुम्हारे पापा के साथ इसका विश्लेषण किया है। यह घड़ी लाखों की है। वीर इसे नहीं खरीद सकता और यह असंभव है कि कोई उसे यह दे। ललिता ने एक नजर में स्थिति को भांप लिया। तुम्हारे निजी पैसे बचाकर इसे खरीदने के अलावा कोई दूसरी संभावना नहीं है। हालांकि मेरे पास तुम्हारा सैलरी कार्ड है, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने खर्च के लिए 1 लाख देती हूं। तुम आधे साल के लिए पर्याप्त बचत करके यह घड़ी खरीद सकती हो। तुमने वीर के लिए एक रोलेक्स खरीदा क्योंकि तुम चाहती हो कि वह बेहतर दिखे, ताकि वह बाहर शर्मिंदा ना हो, और यहां तक कि तुम्हें गौरवान्वित महसूस कराने के लिए। त्रिलोक ने भौहें सिकोड़ी और सहमत हो गया। तुम अज्ञानी हो। प्रिया का सिर सुन्न था। मां, तुम्हारी कल्पना बहुत समृद्ध है। यह घड़ी पीली है। बहाने मत बनाओ। इसके अलावा यह तुम्हारा पिता है। क्या तुम्हें उसे एक अच्छा जीवन जीने नहीं देना चाहिए? ललिता ने वीर पर एक नजर डाली। और लाखों रुपए की एक रोलेक्स पर खरोंच लगने पर बहुत पैसा खर्च होगा। क्या वीर के पास इसे ठीक कराने के पैसे हैं? त्रिलोक ने खांसा। वास्तव में हम इस घड़ी के लालची नहीं हैं। यह मुख्य रूप से तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए है कि इसे रखें। उसने वीर की उंगलियां पकड़ी और उसके फिंगरप्रिंट बदल दिए। प्रिया ने विरोध किया।
माँ और पापा, आप बहुत ज्यादा दबंग हैं। मुझे फिर से कहने दो। यह घड़ी। ठीक है, ठीक है, बात करना बंद करो। ललिता ने अधीर होकर अपने हाथ हिलाए। मुझे पता है कि तुम उससे पैकेज करना चाहती हो, लेकिन एक आदमी का भविष्य सिर्फ एक रोलेक्स खरीदने से हासिल नहीं किया जा सकता। उसने व्यंग्य भी दिखाया। देखो, उसने कल मदद की और क्या हुआ? मौसी लिंडसेन और उसकी बेटी बिल्कुल भी आभारी नहीं थीं और उन्होंने उसे निर्दयता से अपमानित किया। और उसने कभी इतनी महंगी घड़ी नहीं देखी है। क्या होगा अगर वह प्रलोभन का विरोध नहीं कर सका और एक दिन इसे बेच दिया? ठीक है, उसे तुम्हारे पिता की यह HMT घड़ी पहनने दो। ललिता ने 1980 के दशक की एक HMT घड़ी बाहर फेंकी, आधा कटोरा दलिया खाया और फिर त्रिलोक के साथ काम पर जाने के लिए अपना हैंडबैग लिया। प्रिया उसे रोकने के लिए उठी, लेकिन वीर मुस्कुराया और उसे रोक लिया। छोड़ो, एक घड़ी उसे दे दो। यह मेरी प्रशंसा का एक प्रतीक है और यह HMT घड़ी काफी अच्छी है। वीर ने पुरानी धब्बेदार HMT घड़ी पहनी। देखो, यह अभी भी बहुत सटीक चल रही है। वह जानता था कि ललिता कल से अपनी निराशा निकाल रही थी, लेकिन वह रेखा मौसी और उसकी बेटी को नहीं ढूंढ सकी, इसलिए उसे उस पर इसे निकालना पड़ा। प्रिया इतनी गुस्से में थी कि उसने लगभग उसे फिर से बेकार कह दिया। फिर उसने वीर को पिंडली में लात मारी और चली गई। याद रखना, मैंने जो चैनल स्टॉकिंग्स सिंक पर छोड़ी हैं, उन्हें हाथ से धोना। अगर वॉशिंग मशीन चलती है तो वे बेकार हैं। इसके अलावा एक नौकरी खोजना याद रखना। वीर ने चिल्लाया। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी पैंटी भी धो दूं? दफा हो जाओ। प्रिया ने एक जूता पकड़ा और उसे उस पर फेंक दिया। वीर जल्दी से मुस्कुराते हुए बच गया। प्रिया को कुछ याद आया और उसने उसे याद दिलाया। वैसे शाम को 6 बजे कैफे रोमानो जाओ। वीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम मुझे कैंडल लाइट डिनर पर ले जाओगी? समय पर होना याद रखना, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। प्रिया ने गुस्से में कहा और चली गई। वीर की आंखें नरम हो गईं और उसने आखिरकार महिला की आतिशबाजी महसूस की। फिर उसने जल्दी से घर का काम खत्म किया। जब वह किराने का सामान खरीदने के लिए बाहर जाने वाला था तो एक फोन आया। वीर ने अपने ईयर प्लग लगाए और जल्द ही आरुषि की आलसी आवाज सुनी। तुम मरे हुए ठरकी। वीर की आवाज गिर गई। क्या तुम्हें फिर से खुजली हो रही है? आरुषि सहजता से चुप हो गई और फिर गुनगुनाई, क्या तुम अभी खाली हो? वीर ने बेबाकी से जवाब दिया, नहीं, मैं सब्जी बाजार सब्जियां खरीदने जा रहा हूं। भाड़ में जाओ। आरुषि लगभग निशब्द थी। तुम्हारे हाथ में 10 करोड़ से ज्यादा हैं और तुम मुझसे कहते हो कि तुम सब्जी बाजार में सब्जियां खरीद रहे हो। वीर ने हल्के से कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ कहना है तो कहो, वरना मैं फोन काट दूंगा। धत तेरे की, तुम कमीने। एक खूबसूरत महिला ने तुम्हें फोन किया। न केवल तुम चापलूसी नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम अधीर भी दिख रहे हो और मैंने कल तुम्हारी मदद की। आरुषि सच में क्रोधित थी और अपना आपा खोना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी पीठ को छुआ और फिर कोमल हो गई। उस्ताद, क्या आप खाली हैं? मैं चाहती हूं कि आप मेरे पैरों पर एक नजर डालें। मुझे नहीं पता क्यों यह आज समय समय पर हड़ताल पर चला गया। इसने कुल 4 बार ताकत खो दी और मैं लगभग सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गई। मैंने यह भी पाया कि यह थोड़ा सूझा हुआ है। मुझे चिंता है कि हालत और खराब हो गई है। मैं इतनी कम उम्र में अपना अंग नहीं कटवाना चाहती। क्या आप मेरे इलाज में मदद कर सकते हैं? उसने दुख से सिसकने का नाटक किया। वीर कांप उठा। आरुषि की कोमलता ने हमेशा उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह अपनी मुस्कान के पीछे कुछ छिपा रही हो। उसने थोड़ी कल ऋतु के साथ जो हुआ उसके बारे में कुछ शर्मिंदा महसूस करते हुए वीर ने आरुषि के साथ बहस करना बंद कर दिया। मैं खन्ना फैमिली गार्डन में नहीं हूं, मैं धनलक्ष्मी बिल्डिंग में हूं। मैं आज काम पर आई। आरुषि ने जारी रखा। हमने विदेशों में एक जेड खदान की खोज की है और काम का बोझ बहुत ज्यादा है। ठीक है, मुझे पता दो, मैं तुमसे धनलक्ष्मी बिल्डिंग में मिलूंगा। आरुषि का पता प्राप्त करने के बाद वीर ने एक टैक्सी बुलाई। 15 मिनट बाद टैक्सी शहर के केंद्र में एक इमारत के सामने रुकी। इसमें 30 से ज्यादा मंजिलें थीं। इसकी बाहरी दीवारें पूरी तरह से जेड में डाली गई थीं। सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। इंटीरियर भी उतना ही भव्य था
लॉबी विभिन्न प्रकार के गहनों से भरी हुई थी, हर टुकड़ा अनमोल था और खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल आश्चर्यजनक थी। धनलक्ष्मी ग्रुप सच में अमीर था। जैसे ही वीर आरुष्य से संपर्क करने के लिए फ्रंट डेस्क पर जाने वाला था, उसने लॉबी में दो जाने पहचाने चेहरों को बैठे हुए देखा, रेखा मौसी और ऋतु। दुश्मन अक्सर एक संकीर्ण सड़क पर मिलते हैं। उन्हें देखकर वीर एक पल के लिए चौंक गया। क्या ऋतु को प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा गया था? वह अभी भी यहां क्यों थी? उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए। इस समय रेखा मौसी अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए लापरवाही से चिल्ला रही थीं, मिस शर्मा, मैं ऋतु की मां रेखा मौसी हूं। हाँ ऋतु, वही ऋतु जो आज यहां रिपोर्ट करेगी। मुझे सच में खेद है। मैं कल इतनी खुश थी कि पूरे परिवार ने जश्न मनाया और बहुत मजा किया, और अंत में मैं ज्यादा सो गई। वीर निशब्द था। ऋतु को जो नौकरी का अवसर आखिरकार मिला था, उसके लिए वह ज्यादा सो गई थी। उसे सच में उस कॉल करने का पछतावा हुआ। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऋतु ने धनलक्ष्मी ग्रुप में आने का फैसला किया है, इसलिए वह निश्चित रूप से आपको निराश नहीं करेगी। आप निश्चिंत रह सकते हैं। रेखा मौसी ने वीर को नहीं देखा और घमंड से फोन पकड़े हुए थीं। हां, हम यहां हैं, लॉबी में। तुम उसे लेने नीचे आओ। दोपहर में स्वागत के लिए बहुत ज्यादा आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन ही काफी होंगे। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। रेखा मौसी ने विजय भाव से फोन रख दिया। फिर ऋतु की ओर देखने के लिए मुड़ी और कहा, चिंता मत करो, बस 3 घंटे देर हो गई है। यह कुछ भी नहीं है। तुम एक दुर्लभ प्रतिभा हो। वे तुम्हें छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते, वरना तुम एक प्रतियोगी के पास चली जाओगी और धनलक्ष्मी दिवालिया हो जाएगा। मिस शर्मा जल्द ही नीचे आएंगी। रिसेप्शनिस्ट और सुरक्षा गार्ड ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे खाली थे, जैसे सोच रहे हों कि खन्ना परिवार में ऐसा रिश्तेदार कब से हो गया। ऋतु ने थोड़ा सिर हिलाया। जब मैं बाद में मिस शर्मा को देखूंगी तो उनसे उसे एक उचित वेतन वृद्धि देने के लिए कहना। 8,000 रुपये थोड़े बहुत कम हैं। रेखा मौसी ने अंगूठा दिखाया। जैसा मैंने सोचा था, तुम में इतनी बड़ी क्षमता है। ज्यादा वेतन मांगना सामान्य बात है। वीर ने यह सुनकर अपना सिर हिलाया, आरुष्य से ऋतु को निकालने के लिए कहने के बारे में सोचते हुए। लेकिन अपनी कलाई पर युच्छंग तलवार देखकर वीर का भाव फिर से हिचकिचाया। किसी को अपना सिर हिलाते देख ऋतु ने सहजता से देखा और वीर का चेहरा देखकर चौंक गई। वीर! ऋतु, तुमने उस हारे हुए का नाम क्यों लिया? रेखा मौसी ने अधीर होकर चिल्लाया। लेकिन जब उसकी आंखें वीर पर पड़ीं, तो उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वीर? धत तेरे की, वह यहां मेरा पीछा क्यों कर रहा है? अगले ही पल उसका चेहरा बदल गया। कमीना, वह जरूर हमसे शादी करने की कोशिश कर रहा होगा और फिर हमारे जरिए धनलक्ष्मी में नौकरी ढूंढ रहा होगा। तुम्हें कल सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हें धनलक्ष्मी ग्रुप ने स्वीकार कर लिया है। ऋतु, तुम बैठो, मैं जाकर इस हारे हुए को भगा दूंगी। रेखा मौसी उठी, वीर के पास गईं और चिल्लाईं, वीर, तुम यहां क्यों हो? क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें पीछा करने के लिए कहा है? मैं तुम्हें बताती हूं, तुम्हारा परिवार बहुत मतलबी है, बस हमारी ऋतु का फायदा उठाने के बारे में सोच रहा है। वह ललिता से पूरी तरह नफरत करती थी। जब उसे मदद की जरूरत थी तो उसने मेहरा परिवार की मदद नहीं की और अपने दामाद को अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य का फायदा उठाने दिया। बाहर निकलो, अभी बाहर निकलो। रेखा मौसी लगभग चिल्लाईं, हम तुम्हें यहां नौकरी नहीं ढूंढेंगे। वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋतु भी उठी और अपना सुंदर चेहरा उठाया। वीर, क्या तुमने सुना? यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। जैसे ही उसने बात की, वह वीर को धकेलने के लिए पहुंची। ऋतु को दूसरों के साथ अच्छी चीजें साझा करने से सबसे ज्यादा नफरत थी। वीर ने अपना हाथ से उसे रोक दिया। उसका भाव सुरक्षित था। उसके लिए अब कुछ अतीत, कुछ अपमान बहुत पहले ही उदासीनता में फीका पड़ गया था और उसने बस इसे हंसकर टाल दिया। वीर को उसे रोकते देख ऋतु क्रोधित हो गई और फ्रंट डेस्क और सुरक्षा पर चिल्लाई, तुम उन बाहरी लोगों को बाहर क्यों नहीं फेंकते? वीर ने रेखा मौसी और उसकी बेटी की तरफ देखा तक नहीं और सीधे फ्रंट डेस्क पर गया और हल्के से कहा,
मैं आरुषि को ढूंढ रहा हूं। खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट चौंक गई। आप अध्यक्ष राय को ढूंढ रहे हैं? रेखा मौसी ने हंसकर कहा। कितना भयानक है, अध्यक्ष राय को ढूंढने यहां आकर। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम एक बड़े आदमी हो? यहां तक कि हम भी मिस राय को नहीं देख सकते, तुम एक हारे हुए मिस राय को कैसे देख सकते हो? रितु ने भी हंसकर कहा। यह हास्यास्पद है। इस समय रिसेप्शनिस्ट ने भी एक चंचल चेहरे के साथ वीर को देखा। सर, आप जब चाहें अध्यक्ष राय को नहीं देख सकते। क्या आपके पास एक अपॉइंटमेंट है? आरुषि को बताओ, मेरा नाम वीर है। वीर ने हल्के से कहा। उसे 5 मिनट दो, अगर वह नीचे नहीं आती तो मैं चला जाऊंगा। खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट अस्वीकृति में मुस्कुराई। सर, कृपया परेशानी मत कीजिए, ठीक है? कई सुरक्षा गार्ड आए और उससे घूरने लगे। वीर ने शांति से कहा, 4 और मिनट। रितु ने ताना मारा। मिस राय को नीचे आदेश दे रहे हो? तुम खुद को क्या समझते हो? ठीक है वीर, नाटक बंद करो। रेखा मौसी, जैसे कि उसने उसे देख लिया हो, हंसी। मुझे पता है कि तुम हमारे सामने दिखावा करना चाहते हो, लेकिन मिस राय बस कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसके पास तुम पहुंच सकते हो। अभी यहां से दफा हो जाओ, खुद को शर्मिंदा मत करो। इसके अलावा अगर तुम मिस राय पर एक बुरा प्रभाव छोड़ते हो तो यह बहुत अच्छी तरह से हमें फंसा सकता है। हमारी बड़ी योजना तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई है। तुम जिम्मेदारी कैसे लोगे? उसे यकीन था कि वीर ने उनका पीछा किया था और खोजे जाने के बाद अपनी शर्मिंदगी को छिपाने के लिए आरुषि को देखने का सहारा लिया था। वीर ने रिसेप्शनिस्ट को देखा और शांति से कहा, 3 और मिनट। वीर के शक्तिशाली आभा मंडल को महसूस करते हुए रिसेप्शनिस्ट रुकी, हिचकिचाई और अंत में एक फोन कॉल किया। वीर, बस! क्या यह मजेदार है? यह शर्मनाक है। रेखा मौसी ने कहा, मैं तुम्हें अभी आदेश देती हूं, अभी यहां से दफा हो जाओ। डिंग! वह अपने वाक्य के आधे रास्ते में थी जब एक करारी घंटी बजी, लिफ्ट के दरवाजे खुले और फर्श पर चमड़े के जूतों की थपथपाहट की आवाज गूंजी। फिर कई पुरुष और महिलाएं दिखाई दी। सामने चल रही थी आरुषि, गिवेंची में सजी, फैशनेबल और काबिल, लेकिन इस समय उसका भाव तत्काल और घबराया हुआ था। रेखा मौसी और रितु ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मिस्टर राय। आरुषि ने दूसरों के अभिवादन को नजरअंदाज किया और बस उत्सुकता से हॉल के चारों ओर देखा। फिर उसने वीर की आकृति पर ताला लगा दिया और दौड़ कर आई। वीर, मुझे माफ करना, मैं देर से आई। रेखा मौसी और रितु पूरी तरह से सन्न रह गए। क्या वीर सच में आरुषि को जानता था? यह कैसे संभव है? वीर ने आरुषि को देखा और फीकी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। बुरा नहीं, तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत बदल गया है। मैंने सोचा था कि तुम नीचे नहीं आओगी। आरुषि ने लगभग वीर को लात मार दी, फिर रितु को देखा और मुस्कुराई। वीर, क्या यह तुम्हारी भाभी रितु है? वही जिसके लिए तुमने मुझे नौकरी की व्यवस्था करने के लिए कहा था? रेखा मौसी फिर से चिल्लाईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह सच में वीर था जो पिछले दरवाजे से अंदर आया था। रितु ने उत्सुकता से चिल्लाया, हार मानने को तैयार नहीं? मिस्टर राय, क्या आपने मुझे मेरे रूप और क्षमताओं के लिए भर्ती नहीं किया? गहरे नीचे वह नहीं चाहती थी कि वीर उसकी मदद करे। कई रिसेप्शनिस्टों ने अजीब तरह से रितु को देखा, सोच रही थीं कि क्या उसे उपस्थिति के बारे में कोई गलत फहमी थी। वीर ने हल्के से कहा, आरुषि, अगर वह अपनी क्षमता पर भरोसा करना चाहती है तो उसे अपनी क्षमता पर भरोसा करने का एक मौका दो। उसके बाद वह सीधे लिफ्ट में चला गया। आरुषि पहले तो चौंक गई, फिर अपने बगल में सचिव पर मुस्कुराई और कहा, मिस शर्मा, मिस लिन युवा, सुंदर और सीधी हैं, इसलिए बस उसे नियमों के अनुसार व्यवस्थित करें। मिस शर्मा आगे बढ़ीं और कहा, मिस लिन, धनलक्ष्मी ग्रुप केवल मास्टर और डॉक्टरेट डिग्री वाले प्रतिभाओं की भर्ती करता है। आपने एक जूनियर कॉलेज से स्नातक किया है और हमारी भर्ती आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। मैं घोषणा करती हूं कि आप आवेदन में असफल हो गए हैं और उन्हें काम पर नहीं रखा जाएगा। रेखा मौसी और रितु के चेहरे एक पल में पीले पड़ गए। वीर ने एक नुस्खा लिखा और खन्ना परिवार से उसके अनुसार दवा तैयार करने के लिए कहा। बाद में वह खुद दवा उबालने के लिए रसोई में रुका।
वीर ने पाया कि जीवन मृत्यु मणि की सफेद रोशनी आखिरकार 3 टुकड़ों में बदल गई थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या 3 टुकड़े सीधे लोगों को बचा सकते हैं। जैसे ही वीर खुद से बड़बड़ा रहा था, डॉक्टर सूर्यकांत बहुत शर्मिंदा दिखते हुए पास आए। वीर ने देखा और मुस्कुराया। सूर्यकांत जी, क्या हुआ? क्या पुराने राय के साथ कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, वह ठीक है। मैंने उनके शरीर की जांच की और उनकी नब्ज और दिल की धड़कन सामान्य है। डॉ सूर्यकांत ने दयालुता से मुस्कुराया। वह गर्म दलियां खाने के बाद सो गए। वह जोर से खर्राटे ले रहे थे और अगर मैं उन्हें बुलाता तो भी नहीं उठते। यह पहली बार है जब वह आधे महीने में इतनी चैन से सोए हैं। वीर ने हल्के से सिर हिलाया। यह अच्छा है कि वह सो सकते हैं। जब तक वह मेरी दवा की कुछ और खुराक लेंगे, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वीर भाई, आपके हाथ में चमत्कार है। डॉ सूर्यकांत ने वीर की प्रशंसा की। इस उम्र में यह स्तर अभूतपूर्व है। वीर यह सुनकर हंसा। सूर्यकांत जी, बस कह दीजिए डॉक्टर। सूर्यकांत चौंक गए और शर्मिंदगी से मुस्कुराए। ऐसा लगता है कि चापलूसी भी एक कौशल है, वरना इसे किसी भी समय पकड़ लिया जाएगा। वीर भाई, बात ऐसी है, मेरी एक अनुचित प्रार्थना है। डॉ सूर्यकांत एक बच्चे की तरह थे जो एक अनुचित अनुरोध कर रहा था। क्या आप मुझे अपनी नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना एक्यूपंक्चर विधि सिखा सकते हैं? नहीं नहीं, मैं इसके लिए भुगतान करूंगा, कोई भी कीमत ठीक है। उसने अपना सिर पूरी तरह से झुका लिया। आप एक कीमत बताइए। वीर थोड़ा चौंक गया। यह बूढ़ा आदमी नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना एक्यूपंक्चर सीखना चाहता था। हालांकि नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना में केवल 9 सुइयां हैं, लेकिन प्रत्येक सुई में 9 विविधताएं हैं जिन्हें 81 एक्यूपंक्चर विधियों में जोड़ा जा सकता है। एक सिखाना वीर के लिए महत्वहीन है, लेकिन वह हैरान था कि इस एक्यूपंक्चर विधि को पैसे के लिए बेचा जा सकता है। चुप्पी में डॉ सूर्यकांत ने घबराकर वीर की ओर देखा। यह प्राचीन एक्यूपंक्चर विधि एक अनमोल खजाना है। कौन इसे आसानी से देने को तैयार होगा? लेकिन अगर वह इसे सीख सकता है तो न केवल उसके चिकित्सा कौशल में बहुत सुधार होगा, बल्कि सूर्यकांत परिवार के पास एक महत्वपूर्ण विरासत भी होगी और यहां तक कि दिल्ली के वैद्य जी को भी पार कर जाएगा। तो हालांकि उसे लगता है कि संभावना बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी वह वीर से पूछना चाहता है। अगर यह काम नहीं करता है तो भूल जाइए, मैंने धृष्टता की है। डॉक्टर सूर्यकांत का चेहरा लाल हो गया और उसने अवर्णनीय रूप से माफी मांगी। वीर भाई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। पैसे क्या हैं? सूर्यकांत जी, आप विनम्र हो रहे हैं। वीर हंसा। मैं तुम्हें मुफ्त में सिखाऊंगा। मुफ्त में? इस बार डॉक्टर सूर्यकांत चौंक गए। मुझे मुफ्त में सिखाओगे? उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह नवद्वार जीवन पुनर्स्थापना सुई थी जो मृतकों को वापस जीवन में ला सकती थी। अगर वह इसे बेचता या एक स्कूल खोलता तो 3 या 500 मिलियन निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होती। अगर वीर व्यापार करने को तैयार होता तो वह जीवन दान क्लिनिक को वीर के साथ बदल सकता था। लेकिन वीर ने लापरवाही से ऐसी अनमोल सुई तकनीक मुफ्त में दे दी। डॉ सूर्यकांत थोड़ा भ्रमित थे। बेशक यह मुफ्त है। चिकित्सा कौशल जीवन बचाने के लिए हैं, उन्हें छिपाना व्यर्थ है। वीर ने उदारता से कहा, आओ, जब तक मुझ में कुछ ताकत है मैं तुम्हें तुम्हारा पहला शॉट सिखाऊंगा। डॉ सूर्यकांत कांप उठे। क्या तुम सच में मुझे सिखाने को तैयार हो? वीर ने सिर हिलाया। एक और व्यक्ति जो यह जानता है वह दसियों या सैकड़ों रोगियों को बचा सकता है, जिसे एक अच्छा काम भी माना जाता है। डॉ सूर्यकांत घुटनों के बल गिर पड़े। गुरुदेव, कृपया इस शिष्य सूर्यकांत का प्रणाम स्वीकार करें। आरुषि दवा लेकर लौट रही थी, इस दृश्य से चौंक गई। तुम्हें जरूर दादाजी सूर्यकांत ने श्राप दिया होगा। जैसे ही डॉक्टर सूर्यकांत खुशी खुशी वीर के हस्तलिखित निर्देशों को अभ्यास करने के लिए वापस ले गए। आरुषि ने वीर उस धोखेबाज को निराशा से देखा, वरना वह ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों करेगा? वह एक प्रसिद्ध देश के जाने माने वैद्य हैं और वह तुम्हें एक धोखेबाज गुरु कहते हैं। आरुषि ने सोचा कि वीर के पास कुछ कौशल हैं, लेकिन वह इतना छोटा था और चाहे वह कितना भी कुशल क्यों न हो, वह संभवतः डॉक्टर
सूर्यकांत की गहराई के अधिकारी नहीं हो सकता था। वह इस धोखेबाज के प्रति अपने आदर्श की प्रशंसा को भी स्वीकार नहीं कर सकती थी। मेरे जैसे धोखेबाज के बिना तुम्हारे दादाजी कल रात मर गए होते। वीर ने आरुषि द्वारा खरीदी गई जड़ी बूटियां लीं और उन्हें संसाधित करना शुरू कर दिया। तुम भी एक अनाथ होती। तुम, आरुषि गुस्से में थी, फिर जिद्दीपन से कहा, तुम बस एक अंधे के हाथ बटेर लगना हो। चाहे कुछ भी हो, तुम हार गई। मैं अगले 1 साल के लिए तुम्हारा उस्ताद हूं। वीर ने बेबाकी से हमला किया। बेहतर होगा कि तुम मेरा सम्मान करो, वरना तुम भुगतोगी। उस्ताद शब्द पर आरुषि का सुंदर चेहरा लाल हो गया और वह आगे बढ़ी। दादाजी के 10 करोड़ के अलावा मैं तुम्हें हमारी शर्त खत्म करने के लिए और 5 करोड़ दूंगी। आरुषि का सुंदर चेहरा ठंडे स्वर में प्रलोभन दे रहा था। कैसा रहेगा? वीर ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे जड़ी बूटियों को उबालना शुरू कर दिया। बहुत कम। वीर की चुप्पी देखकर आरुषि ने सोचा कि वह लालची है, इसलिए उसने तिरस्कार से ताना मारा। ठीक है, 10 करोड़ कैसा रहेगा? ज्यादा नहीं। वीर ने मुड़ा भी नहीं। 10 करोड़ मेरे लिए कमाना आसान है, लेकिन मिस आरुषि को नौकरानी बनाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल है। आरुषि चिल्लाई, 20 करोड़। उसने विश्वास करने से इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी था जिसे पैसे से हल नहीं किया जा सकता था। तुम्हारे दादाजी अभी अभी एक बीमारी से उभरे हैं और उन्हें 1 महीने के स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है। वीर ने आलस्य से कहा, इस महीने के लिए तुम अपने दादाजी की अच्छी तरह से सेवा करोगी। अगले महीने मैं तुमसे अपना वादा पूरा करने के लिए कहूंगा। याद रखना, जब भी मैं बुलाऊंगा मैं वहां होऊंगा। वीर, इतने घमंडी मत बनो। आरुषि ने अपने कूल्हों पर हाथ रखे। क्या तुम मेरी नौकरानी बनने को संभाल सकते हो? पट! वीर ने फिर से उसकी टांग पर थप्पड़ मारा। तुम्हारा रवैया क्या है? धत! आरुषि ने वीर के पूर्वजों को श्राप दिया। आज न केवल वीर को चेहरे पर बल्कि जांघ पर भी थप्पड़ मारा गया। उसने 20 साल की मासूमियत छीन ली थी। अपना वादा पूरा करो, वीर ने हिचकिचाते हुए उसे याद दिलाया। वरना अगर तुम्हारे दादाजी की बीमारी फिर से हो जाती है तो तुम मदद के लिए मेरे पास क्यों आओगी? आरुषि का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। हालांकि वीर घृणित था, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह अभी भी बहुत मूल्यवान था। कम से कम वह उससे तब तक नहीं झगड़ सकती थी जब तक कि उसे उसकी जगह लेने के लिए कोई और डॉक्टर नहीं मिल जाता। तुम्हें बिजली का झटका लगेगा। वीर को मुड़ते देख आरुषि की आंखें घूमी और उसने वीर को पीठ के निचले हिस्से में लात मारी। पट! वीर ने हमले से बचा और फिर आरुषि को, मुझे जाने दो। पट पट पट! वीर ने उसे एक ही सांस में 18 बार थप्पड़ मारे और फिर शर्मिंदा और गुस्से में आरुषि को छोड़ दिया। याद रखना, यह उस्ताद का अपमान करने की सजा है। आरुषि ने अपने बाएं हाथ से अपनी पीठ ढांकी, अपने दाहिने हाथ से वीर की ओर इशारा किया और चिल्लाई, कमीने! हालांकि उसके सुंदर चेहरे पर निराशा और गुस्से का भाव था, लेकिन उसके दिल में एक अवर्णनीय अनजानापन था, जैसे वह वीर से नफरत नहीं कर सकती। क्यों चिल्ला रही हो? वीर ने घूर कर देखा। क्या तुम फिर से लड़ना चाहती हो? आरुषि जल्दी से पीछे हटी। कमीने! कमीने! उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। बस इंतजार करो और देखो कि मैं तुमसे कैसे निपटती हूं। वीर लड़खड़ाते हुए मुस्कुराया। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारे मुझसे निपटने का इंतजार करूंगा। मुझे अच्छा लगता है जब खूबसूरत महिलाएं मुझसे निपटती हैं। आरुषि ने अपनी भौहें उठाईं, फिर से भड़कने के लिए तैयार, लेकिन उसने वीर की चमकती हुई नजर को उस पर टिका हुआ देखा। उसे दोषी महसूस हुआ और उसकी आंखें सहज रूप से हट गईं, लेकिन फिर वे फिर से चौड़ी हो गईं। मैं आरुषि हूं, खन्ना परिवार की बेटी, धनलक्ष्मी ग्रुप की भावी उत्तराधिकारी। मैं पलटवार करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? मैं पलटवार करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? मैं तुम्हें काट कर मार दूंगी। आरुषि, अपमानित और फ्यूरियस, ने अपने हथियार पकड़ लिए। जल्द ही उसके हाथों में 2 रसोई के चाकू थे। ब्लेड चमके और चमके। क्रोध उमड़ पड़ा। आरुषि जोश से भरी हुई थी। कांपो नश्वर, वीर ने हल्के से कहा। तुम अब इतनी गुस्से में हो? क्या तुम्हारे सिर के पिछले हिस्से में अभी भी दर्द होता है? आरुषि चौंक गई। रसोई का चाकू फेंक दिया, अपना सिर छुआ।
और यह पाकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसके सिर के पिछले हिस्से में जो गुस्सा होने पर दर्द करता था, अब केवल एक हल्का दर्द था। वह बहुत खुश थी। आप जानते हैं, यह सिर दर्द उसे जब हमला करता था तो उसे दयनीय महसूस कराता था। मैंने अभी अभी उन कुछ हिट्स से तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, बल्कि तुम्हारे मस्तिष्क में मेरिडियन को साफ करने और नसों को राहत देने में तुम्हारी मदद करने के लिए, ताकि जब तुम गुस्सा हो तो तुम्हें सिरदर्द न हो। वीर ने उसे देखा और कहा, अगले 2 दिनों में और ज्यादा आयुर्वेदिक काढ़ा पियो, ताकि तुम्हारा लिवर का गुस्सा दब जाए और तुम्हारा मासिक धर्म सामान्य हो जाएगा। जहां तक तुम्हारी पैर की चोट की बात है, यह तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करता है। बोलने के बाद वीर, जिसने दवा उबालने के लिए स्टोव चालू कर दिया था, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर रसोई से बाहर चला गया। उसने कुछ कदम नहीं उठाए थे जब उसने आरुषि की शर्मीली और डरी हुई आवाज सुनी, क्या तुम मुझे कुछ और बार मार सकते हो? वीर एक खनखनाहट के साथ जमीन पर गिर गया। जब करण और उसकी पत्नी विलाप कर रहे थे, वीर कैफे रोमानो की ओर दौड़ रहा था। वह पहले ही 5 मिनट देर हो चुका था और अगर वह नहीं आता तो प्रिया शायद गुस्से में होती। वीर ने यह कहकर बहाना बनाने की कोशिश की कि वह ट्रैफिक में फंस गया था, लेकिन जब उसने अपना फोन उठाया तो उसने पाया कि उसका आईफोन 4 स्वचालित रूप से बंद हो गया था और शुरू नहीं होगा। यह सोचकर कि वह एक नया फोन खरीदेगा, उसने एक्सीलरेटर को कुछ और बार दबाया। 10 मिनट बाद वीर रेस्टोरेंट की पार्किंग में पहुंचा। उसने अपनी कार को एक यादृच्छिक स्थान पर पार्क किया, फिर दरवाजा खोला और प्रवेश द्वार की ओर भागा। लेकिन लॉबी में प्रवेश करने से पहले ही उसने रेस्टोरेंट से जयकारों की आवाज सुनी। वीर ने ऊपर देखा और कैफे रोमानो को फूलों और गुब्बारों के समुद्र में बदला हुआ पाया। 36 सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार पुरुष और महिलाएं एक दिल के आकार में खड़े थे। हर एक के हाथ में गुलाब का एक गुलदस्ता था। सूरज की रोशनी चमकीली थी और चमकीले रंग चकाचौंध कर रहे थे। वीर ने स्नेहा की लंबी आकृति भी देखी। समूह के केंद्र में एक लंबा सुंदर नौजवान खड़ा था, जिसका ऊंचा चौड़ा माथा एक निश्चित अधिकार का अनुभव कराता था। उसने एक ब्रिटिश शैली में कपड़े पहने हुए थे, जो बहुत फैशनेबल लग रहा था। सागर, एक लौटा हुआ विदेशी डॉक्टर, एक अमीर दूसरी पीढ़ी, स्नेहा का बड़ा भाई और सिंघानिया ग्रुप का भावी उत्तराधिकारी। उसने सालों तक प्रिया का पीछा किया था, लेकिन यह सुनकर कि वह गंभीर रूप से बीमार है और उसे बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए एक शादी की जरूरत है, वह तुरंत विदेश भाग गया। अब जब वह ठीक थी तो उसके बुरे इरादे फिर से सतह पर आ गए। सागर के सामने एक गंभीर प्रिया खड़ी थी। यह स्पष्ट रूप से एक स्वीकारोक्ति थी। पट! सागर ने इशारा किया और उसके बाएं हाथ की एक चमक ने एक और छोटा बक्सा प्रकट किया। यह खुला, जिसमें एक हीरा था। 36 हीरे, एक चकाचौंध करने वाला दृश्य। उपस्थित महिलाएं एक साथ चीखीं। यह बहुत रोमांटिक, बहुत असाधारण था। 36 हीरे, भले ही वे सिर्फ टूटे हुए टुकड़े हों, एक भाग्य के लायक होंगे। इतना उदार, यह अमीर नौजवान इतना रोमांटिक, इतना अमीर है। यह सिंघानिया ग्रुप के चेयरमैन झाओ का बेटा है। सागर अमीर कैसे नहीं हो सकता? किसी ने सागर को पहचान लिया और तुरंत एक विस्मयादिबोधक हुआ। सिंघानिया ग्रुप मुंबई में एक शीर्ष स्तरीय समूह नहीं था, लेकिन यह अरबों का था, जिससे यह एक स्थानीय बिजली घर बन गया। एक महिला के लिए उसके द्वारा पसंद किया जाना निश्चित रूप से एक बड़ा सम्मान है। उसके चारों ओर की चीखों और विस्मयादिबोधकों ने सागर की मुस्कान को और आत्मविश्वासी बना दिया। उसे विश्वास नहीं था कि कोई भी महिला ऐसे रोमांस को मना कर सकती है। यहां तक कि प्रिया, जिसे आइसबर्ग देवी के रूप में जाना जाता था, भी ऐसा नहीं कर सकती थी। प्रिया, मैं वापस आ गया हूं, मैं मुंबई वापस आ गया हूं। सागर ने एक गुलाब पकड़ा और उसे अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ प्रिया को दिया। मैं तुम्हें फिर से देखता हूं। उत्सुकता और अधीरता के अलावा उसके सुंदर चेहरे पर एक उम्मीद भी थी जो बाहर निकलने वाली थी। इसने दृश्य पर देख रहे लोगों को प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया। देखो देखो, यह लड़का प्रिया को कितना पसंद करता है। बस एक पल में उसकी मुस्कान एक फूल की तरह सुंदर थी। यह सच में एक प्रतिभाशाली आदमी और एक खूबसूरत महिला थी। सागर के बारे में विचार रखने वाली कुछ महिलाओं ने एक दुखद नजर के साथ
अपने चेरी होंठों को काट लिया। प्रिया, तुम बहुत खुश हो, स्नेहा ने कहा। उसकी स्टॉकिंग पहने टांगें पार हो गईं जब उसने खुशी की थोड़ी अतिरंजित अभिव्यक्ति की। भाई, तुम बहुत पक्षपाती हो। हर बार जब तुम प्रिया को देखने वापस आते हो तो तुम उसे फूल देते हो, लेकिन इस बार यह बहुत कम है। यह पहले 999 हुआ करता था, लेकिन आज यह केवल 360 है। मैं कल अंतर पूरा कर दूंगा। वीर ने एक अवर्णनीय ठंडक महसूस की। वह तुरंत हॉल में नहीं घुसा। वह प्रिया के रवैये को मापना चाहता था और कुछ भी मायने नहीं रखता था। जो मायने रखता था वह प्रिया का दिल था। उसी क्षण सागर प्रिया के सामने एक घुटने पर बैठ गया, एक गुलाब पकड़े हुए। पिछले साल मेरे पास परिवार के विकास के लिए विदेश जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन भले ही मैं चला गया था, मेरा दिल तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं आज वापस आया और मैंने अपने माता पिता को भी नहीं देखा। पहली चीज जो मैं करना चाहता था वह तुम्हें देखना था। मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूं, अपनी सभी लालसाओं के लिए, तुम्हारे लिए, अपने सभी प्यार के लिए। मैं तुम्हें फिर कभी दुखी नहीं करूंगा, तुम्हें फिर कभी निराश नहीं करूंगा। सागर, जो लंबे समय से तैयारी कर रहा था, ने बड़ी भावना के साथ बात की। प्रिया, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। स्नेहा और अन्य लोग फिर से चीखे, उनका भाव विस्मयकारी। फिर दर्जनों पुरुषों और महिलाओं ने एक साथ चिल्लाया, उससे शादी करो, उससे शादी करो। धन्यवाद। प्रिया का सुंदर चेहरा बर्फीला था, सागर की इस हरकत से गहरा घृणित। यह फूल, मिस्टर सागर, आपको इसे उस लड़की को देना चाहिए जो आपसे प्यार करती है। उसने अपने शब्दों को ध्यान से मापा। सागर को बातचीत जारी नहीं रखने दिया। मेरे पास पहले से ही एक पति है। हालांकि सागर वीर से 10 गुना बेहतर था, लेकिन प्रिया के मन में उसके लिए बिल्कुल भी कोई भावना नहीं थी। स्नेहा का चेहरा बदल गया। प्रिया, इतनी जिद्दी मत बनो, अवसर का लाभ उठाओ। मुझे पता है कि तुम्हारे पास पहले से ही एक पति है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि वह तुम्हारे लिए शादी करने के लिए सिर्फ एक उपकरण है। सागर का चेहरा शांत रहा। उसने अपना बायां हाथ अपनी छाती पर रखा और धीरे से उतरा। तुम्हारे दिल में केवल मेरे जैसा एक आदमी ही तुम्हारे योग्य है। प्रिया की आंखों में झुंझलाहट कौंधी। सागर, मैं फिर से कहूंगी, मेरे पास पहले से ही एक पति है। सागर, अभी भी मुस्कुराते हुए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुम्हारे पास एक पति है, क्योंकि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करता हूं। सब इस पर हैरान थे। यह आदमी प्रिया से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके पास पहले से ही एक पति था, फिर भी वह इतने बड़े खर्च के साथ उसका पीछा कर रहा था। स्नेहा और अन्य लोग भी आंसू बहाने लगे। प्रिया, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुमने अपने पिछले जीवन में जरूर आकाश गंगा को बचाया होगा। हां, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें सागर का प्यार मिला। उसे शादी करो, उसे शादी करो। अन्य साथियों ने भी ताली बजाई। उसे शादी करो, उसे शादी करो! एक्सक्लेमेशन मार्क। प्रिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाई, सागर, क्या तुम नहीं समझते कि मैं क्या कह रही हूं? मेरे पास एक पति है और मैं तुमसे प्यार नहीं करती। वीर ने प्रिया के विचारों को समझा और बेहद खुश हुआ। फिर वह अंदर जाकर प्रिया को बाहर निकालने में मदद करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, उसे 3 हट्टे कट्टे बॉडीगार्डों ने रोक लिया। 1.8 मीटर लंबे बॉडीगार्ड ने एक चौकोर चेहरे के साथ बिना किसी भावना के कहा, मिस्टर सागर प्रेमालाप कर रहे हैं और बाहरी लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। उसने वीर को पीछे धकेलने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया। मैं वीर हूं। यह एक सार्वजनिक रेस्टोरेंट है। प्रिया मेरी पत्नी है। वीर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी मुझे प्रवेश करने से रोकने की क्या योग्यता है? तो क्या अगर तुम मेरी पत्नी हो, भले ही तुम मेरी मां हो, वह बेकार है। एक चौकोर चेहरे वाले बॉडीगार्ड ने हंसकर कहा, कोई भी इस प्रेमालाप को बर्बाद नहीं कर सकता। अगर तुम प्रवेश करना चाहते हो तो रुको, जब तक मिस्टर सागर सुंदरी को नहीं पा लेते। वीर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कहा, रास्ते से हटो। ओह, तुम गुस्से में हो? क्या तुम पागल हो? अपमानित महसूस कर रहे हो? तुम्हारी गरिमा का उल्लंघन हुआ है। चौकोर चेहरे वाले बॉडीगार्ड ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा।
लेकिन तुम एक हारे हुए हो। जब तुम परेशान होते हो तो दीवार से अपना सिर टकराने के अलावा और क्या कर सकते हो। जब वीर ने खुलासा किया कि प्रिया उसकी पत्नी थी, तो चौकोर चेहरे वाले बॉडीगार्ड को पता चल गया कि वीर कौन था। मेहरा परिवार का घर जमाई। वह एक हारा हुआ था। चौकोर चेहरे वाले आदमी ने तिरस्कार से वीर को नीचे देखा। अन्य दो बॉडीगार्ड भी बेईमानी से मुस्कुराए। एक पत्नी जिसे दूसरा आदमी चाहता है, उससे ज्यादा दिलचस्प क्या हो सकता है, जबकि पति इसके बारे में कुछ भी करने में शक्तिहीन है। वीर ने एक एक शब्द कहा, रास्ते से हटो, मुझे नहीं समझते है ना। चौकोर चेहरे वाले बॉडीगार्ड ने वीर को घूरा। मिस्टर सागर, अपना काम करो, गड़बड़ मत करो, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। उसने अपनी मुट्ठी लहराई, जो एक पुलाव के बर्तन के आकार की थी। धड़ाम! वीर ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और चौकोर चेहरे वाले आदमी को एक ही घूंसे से नीचे गिरा दिया। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।